नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज कौन से मुद्दे आपके लिए हम लेकर आए हैं फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से, वो भी आपको बता देते हैं। कौन से विषय आपके लिए जिस पर आपने वोट भी किया है उसका आपको रिएक्शन भी दिखाएंगे, परसेंटेज भी दिखाएंगे। योगी की कुर्बानी की बात आखिर किसने कह डाली, इतनी बड़ी गलती किसने कर डाली। हालांकि गिरफ्तारी की खबर भी सामने आ रही है, लेकिन क्या अपडेट है, पूरा मामला क्या है, आपको समझना है तो जनमत में बने रहिए, विस्तार से समझाएंगे। फिर छुपे मंदिरों की कहानी, अब कितनी मंदिरों को कितनी बर्बरता से किसी न किसी कारणवश किसी न किसी आक्रांता ने तोड़ा है और अपने पूजा स्थलों के नीचे उन्होंने दबा दिया है, चाहे मस्जिदों के नीचे कहिए दबा दिया है। अब सबको बाहर आना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जब ये मंदिर बाहर आते हैं तो दुख होता है इस बात को जानकर कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों की ये दुर्दशा की है। उन आताताइयों ने तो की ही की थी, आज जो मौजूद लोग हैं उनकी आंखों के सामने है, जो जानते हैं इनके नीचे मंदिर है, मस्जिद के नीचे मंदिर है, लेकिन फिर भी मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं और इतना महाबड़ा पाप कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अटाला मस्जिद का सर्वे। अब सर्वे की बात क्या है आज पर खास, वो भी आपको जानना है तो बने रहिए जनमत में, विस्तार से अटाला मस्जिद के बारे में, सर्वे के बारे में बताएंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं, क्यों जरूरी और किसका फायदा यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात की जाती है, इसके बारे में पूरा विश्लेषण के साथ आपको समझाएंगे। और फिर बेहाल दिल्ली हो चुकी है, क्योंकि AQI लेवल जो है ज़्यादा हो चुका है, हवा चल नहीं रही है और एक तरीके से गैस चेंबर जो है दिल्ली पूरी की पूरी वो बन चुकी है। चलिए, ये तो विषय हैं जिनके बारे में मैं आपको अवगत कराया, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे से, जो कि है योगी आदित्यनाथ जी। सुदर्शन न्यूज कई बार सवाल कर चुका है कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में शरिया कानून लागू करने की नींव रख रही हैं? क्या मुस्लिम प्रेम में ममता पश्चिम बंगाल को इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया बनाना चाहती हैं? क्या ममता अपने कट्टर इस्लामी सोच रखने वाले मंत्री और मेयर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? क्या ममता अपने जिहादी नेताओं के जरिए बंगाल से पूरे देश के मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश कर रही हैं? तो इसका जवाब भी मिलना शुरू हो चुका है। पहले जहां ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग छुप कर धमकी देते थे, वहीं अब ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इनके मन में कानून का कोई भय ही नहीं है और ये धमकी भी किसी आम आदमी को नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर खबर इंडिया नामक एक यूट्यूब चैनल पर 13 दिसंबर 2024 को एक वीडियो पब्लिश की गई थी। वीडियो में पश्चिम बंगाल से आए मुस्लिम मजदूरों से बातचीत की गई। इस बातचीत में एक जिहादी जो दिल्ली में मजदूरी का काम करता है, कैमरे के सामने ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक बयान देने लगा, साथ ही अभद्र टिप्पणियां भी करने लगा। धमकी देते हुए जिहादी ने कहा कि बिस्मिल्लाह बोलूंगा और योगी की कुर्बानी दे दूंगा, और ये कहते हुए उसने हाथों से कुर्बानी देने का इशारा भी किया। जब उस जिहादी से ज्यादा बात की गई तो वो बोला कि योगी सरकार की नीतियां खराब हैं। उसने मस्जिद तोड़कर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। अवैध मस्जिदों और मज़ारों पर कार्रवाई की जा रही है। लाउडस्पीकर और अवैध बूचड़खानों पर लगाम कसी जा रही है। इतने पर भी जब ममता के जिहादी का मन नहीं भरा तो उसने सीएम योगी के लिए अपशब्द देना शुरू कर दिए। देश के इस गद्दार ने तो पीएम मोदी को भी नहीं छोड़ा, उनके लिए भी कई गलत बातें उसने बोली। अपने सिर पर ममता का हाथ देख और कानून से बेखौफ इस जिहादी ने एक बात और बोली कि हम लोग तो खुलेआम भैंस का गोश्त काट रहे हैं, खुलेआम अजान चल रहा है। सुनिए तो उसने क्या कुछ कहा, वो बाइट भी आपको, प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाह बोलूंगा और कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। खुलेआम भैंस का गोश्त काटे हम लोग, खुलेआम भैंस का गोश्त काटे हम लोग, खुलेआम अजान चल रहा। माइक का लाउड स्पीकर तो नहीं उतार रहा दिल्ली में। मिल जाओ योगी के सुअर के जना के पास। हाँ? वो जो बदखूम है ना योगी। कौन? योगी। हाँ। वो रोज मस्जिद का माइक उतारता है। वो योगी उतारता है? हाँ। वो कह रहे लाउड स्पीकर। पता नहीं उसकी अम्मी को शादी किया मुसलमान ने। हाँ। वो बोलता है मुसलमान भागो यहाँ से। वो तो ये कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका पाले की ने। तो बिस्मिल्लाह बोल के पेल दूंगा, बिस्मिल्लाह बोल के पेल दूंगा। क्या? योगी को बिस्मिल्लाह बोल के। मतलब
मतलब वही की बिस्मिल्लाह बोलूंगा और कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। अरे जाके जरा बंगाल में सीएम बन जाओ, कितना माँ का दूध पियाओ। तो कह रहे बुलडोजर बाबा चाहिए। उसे जपने में फेंक दूंगा बुल्डोजर को। क्या? जपने में फेंक दूंगा बुल्डोजर को। सारा मस्जिद तोड़वा दिया ना वो। कौन सी मस्जिद तोड़वाया है? वो राम मंदिर बनाएगा सारे भारत में। हमारी दीदी प्रधानमंत्री बनी 20 दफा 2029 में। दीदी में भरोसा है? अरे दीदी शेर नहीं है यार। तो इस बदतमीज जाहिल की बातों को आपने सुना। इस बदतमीज जाहिल की जुबान जैसे जितनी घटिया से घटिया हो सकती है। भारत के सबसे घटिया आदमी में अगर किसी की एक लिस्ट बनाई जाए तो सबसे टॉप पर इस जिहादी का, इस आतंकवादी का नाम, जो कि खुलेआम काटने की बात कर रहा है, भैंस काटने की बात कर रहा है, सीएम योगी को काटने की बात ये कर रहा है और गंदी गंदी बातें, अपशब्द उनके परिवार के लिए तक उसने बोले। और यहां तक बोला कि भाई फिर राजनीति की बात भी इनको साफ तौर पर पता है, जिहाद भी इनको पता है, लेकिन राजनीति में कहां पर कौन हमारा सरगना है, किससे हमें फायदा मिलेगा, वो भी इनको पता है। इन्होंने बोला सीधा सीधा कि ममता दीदी पर भरोसा है, वो बनेंगी प्रधानमंत्री। अरे वो प्रधानमंत्री बने ना बने वो एक अलग विषय है। तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए इतना जहर अपने मन में पालोगे, उनको काटने की बात आप कहोगे? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो बंगाली जिहादी, तो सुना आपने इस जिहादी के मन में कितना जहर है, पर हमेशा की तरह इस जिहादी को भी पकड़ लिया, साथ ही माकूल सबक भी सिखा दिया गया। चलिए इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा था वो भी आपको बता देते हैं। पोल के माध्यम से जो प्रश्न है वो भी आपको दिखा देते हैं कि भाई क्या है। मजदूरी तो बहाना, देश में जिहाद है फैलाना, ये प्रश्न है। तो 91% लोगों ने कहा हां, 9% लोगों ने कहा ना। तो हर खबर पर पोल के माध्यम से आपसे हमने प्रश्न पूछा है और हर किसी पर आपने जो उत्तर दिया है एग्जैक्ट उसका नतीजा आपको हम दिखाएंगे। 91% मजदूरी तो बहाना, देश में जिहाद है फैलाना, इस वाले प्रश्न का उत्तर आपने दिया। अगला भी विषय आपको बताता हूं और उस पर आपने पोल के माध्यम से जो उत्तर दिया है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब बात है संभल की, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के संभल के श्री कार्तिक महादेव मंदिर यानी भस्म शंकर मंदिर में आज मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से आए भक्तों ने भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना की। वहीं जिले में मंदिर और मूर्तियों के मिलने का सिलसिला फिलहाल जारी है। इसी क्रम में अब भगवान शिव का मंदिर मिलने के बाद अब राधा कृष्ण का मंदिर मिला है। जिले के सराय तरीन इलाके में मंदिर मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में राधा कृष्ण का मंदिर मिला है जो कई वर्ष पुराना बताया जा रहा है। ये मंदिर पहले बंद पड़ा हुआ था, वहीं इसके अहाते के गेट पर ताला लटका हुआ था। अब संभल पर पहले आप ये हमारी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आपको और विस्तार से समझाएंगे क्या कुछ हो रहा है संभल में। 1978 अचानक से हर तरफ लोगों की चित्कार, आसमान में धुओं का गुबार, सड़कों पर ढीला पत्थरों का अंबार। ये नजारा था संभल जिले का। इस दंगे को हुए 46 साल बीत चुके हैं, लेकिन जिन पर ये दंगा बीता है वो आज भी इसको याद कर सिहर उठते हैं। जहां केवल हिंदू रहा करते थे, अब वहां कोई नहीं है। आलम ये था कि लोग घरों में ताले लगाकर चले गए, यहाँ तक कि घर में बने मंदिर पर भी ताला जड़ दिया। हालांकि ये ताले अब एक के बाद एक करके खुल रहे हैं, लेकिन संभल के इतिहास के कई पन्ने अभी खुलने बाकी हैं। जब ये किताब खुलेगी तब ये साबित हो जाएगा कि संभल ही शिव का 10वां स्थान है। संभल में ही 46 साल पुराने बंद पड़े मंदिर के मिलने के बाद अभी हलचल थमी भी नहीं थी कि यहीं पर एक और मंदिर मिल गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान बनी घनी बस्ती के बीच पुलिस को ये मंदिर दिखाई दिया। ये मंदिर हयात नगर थाना इलाके के सराय तरीन में पाया गया है, जबकि पहले मिला मंदिर संभल के खग्गू सराय इलाके में था। जब मैं 8वीं में पढ़ता था शंकर स्कूल में, उस समय जो है यहाँ गुड़बाजी और सब हुई थी और सब दुकानें फूंक दी गई थी। सन 78 का बलवा भी देखा है। कितने लोग उस टाइम मारे गए होंगे? उस समय कम से कम 200 आदमी मारे गए होंगे। लेकिन प्रशासन की उसमें नजर में 30 से 25 ना 184 लोग और मुकदमा भी चलाए थे, बाकायदा मुकदमे भी चले थे। तो क्या उन मुकदमों में आपने जो बताया कि मुकदमा चले थे उनमें न्याय मिला था? नहीं, कोई न्याय नहीं मिला। अब उम्मीद है आपको? अब उम्मीद लग रही है, थोड़ी उम्मीद लग रही है। अब अगर ये गवर्नमेंट बनी रही तो हमें न्याय मिल सकता। अब यहाँ आने का मन कर रहा है? हाँ, आने का मन कर। दिन में 7 बजे 8 बजे लूट के ले गए थे पूरे घर को, और मैं दुकान पे थे वो।
सर्राफ हैं, प्रताप सर्राफ हैं। पूछ लो, यहाँ तिकोना मकान है, बिल्कुल आगे, बिल्कुल। अच्छा, हम इस मंदिर की बात कर रहे हैं, ये मंदिर देखा था क्या आपने? हाँ, पहले तो मेरा कहना आपसे ये है, जैसे जिस तरीके से यहाँ मंदिर के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है, सब हिंदुओं के घर थे। ये बाद में बनाए हैं। तो क्या ये जैसे ये परिक्रमा की बात करी जा रही है, तो परिक्रमा स्थल था ये, जैसे परिक्रमा स्थल सब था ये। यह परिक्रमा लगाई जाती है? हाँ, परिक्रमा क्यों नहीं लगाई जाती थी? ये सब पूरा इन्होंने तोड़कर जो ना, आगे देखो, अब ये मंदिर के ऊपर तक बना हुआ है, और इससे ज्यादा क्या बस वो जान सकते हैं। हमारा और मंदिर ये बहुत साल पुराना है, बहुत साल पुराना है, क्योंकि मतलब जब लोगों से यहाँ पे मालूम पता चला था, तो वो लोग बताते हैं कि ये बहुत साल पुराना मंदिर है। मगर ये सब घेर लिया है, मतलब चारों तरफ से मकान चारों तरफ से बन गए। तो अब ये बता रहे थे कि इसका परिक्रमा दिया जाता, अब नहीं दे सकते। मकान जो है हमारे चारों तरफ से घेर लिया है। मगर हमें बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे अपना भोलेनाथ का, हनुमान जी, पूरा परिवार सिर्फ परिवार है यहाँ पे अपना मंदिर है। हमें बहुत खुशी। जहां एक तरफ संभल से लेकर काशी तक अपनी आस्था और इतिहास की कहानी बयां कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन के सबसे बड़े रखवाले और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वालों को आईना दिखा दिया। साल 1947 से लेकर 1996 तक संभल में हुए हिंदुओं पर अत्याचार और 209 सनातनियों की मौत का हिसाब भी मांग लिया। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे कि लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। आईना योगी आदित्यनाथ ने दिखाया, तो दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव संभल की खुदाई में मिले भगवान के अंश पर ही सवाल खड़ा करने लगे। सनातन विरोधी अखिलेश यादव ने तो साफ कह दिया कि इतिहास के पन्नों में हम कुछ खराब नहीं बल्कि नई चीज खोजना चाहते हैं। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा, और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा, कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोजना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं, और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, देश में अच्छी सड़कें बने। अब ये सवाल सिर्फ यूपी के संभल का नहीं बल्कि पूरे देश का है। क्या ये खुदाई इतिहास की परतें खोल रही है, या फिर ये बहस सिर्फ सियासी जमीन तैयार करने के लिए की जा रही है? हालांकि मंदिर की इस खुदाई ने इतिहास को झकझोर दिया है, आस्था को मजबूत किया है, राजनीति को नई जमीन दी है और दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की एक नई राह भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बिजली चोरों को खोजने निकली टीम ने जैसे ही बंद मंदिर को खोजा, वैसे ही कई ऐसे मंदिरों के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो दशक से बंद पड़े हैं। ऐसा ही मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। ये कि भाई आप देखिए, जगह जगह पर मंदिर जैसे मिल रहे हैं, और आपको बताया बिजली चोरों को खोजने निकली टीम ने जैसे ही बंद मंदिर को खोजा, वैसे ही कई ऐसे मंदिरों के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो दशक से बंद पड़े हैं। ऐसा ही मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां मदनपुरा इलाके में 40 साल से बंद एक मंदिर सामने आया, जिसे फिर से खोलने की मांग उठ रही है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि इस मंदिर की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली, जिसके बाद सनातन रक्षक दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और मंदिर को खुलवाने की कवायद तेज की गई। बताया जा रहा है कि यह मंदिर करीब 150 से 250 साल पुराना है और इसके अंदर मलबा भरा हुआ है। इस मंदिर के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में बताया गया है। साथ ही सिद्ध तीर्थ कूप का भी यहां वर्णन है,
जो इस मंदिर के पास बना है कूप यानी कुआं। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी सामने आई कि वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाके यानी मदनपुरा में एक बंद मंदिर है। सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा को जब इस बारे में पता चला तो वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे मंदिर को देखने के लिए। आप सोचिए, मंदिर को देखने पर यह पाया गया कि इसमें मलबा और मिट्टी भरी हुई है और लंबे समय से पूजा अर्चना बंद है। इस मंदिर के अंदर मलबे में देव विग्रह भी दबे हो सकते हैं। इस मंदिर के आसपास भयंकर तरीके से अतिक्रमण हुआ है। आपको बता दें कि बिजली के तार लटके हैं और घरों के छज्जे मंदिर की दीवार से सटे हुए हैं। ये मंदिर करीब, आपको बताएं, ये जो मंदिर है वो करीब 40 फीट ऊंचा है और बीते 40 साल से बंद है। वहीं मंदिर से सटे घर के गेट पर जमाल सन्स का बोर्ड भी लगा हुआ है। सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि यह मंदिर सनातन संस्कृति का प्रतीक है और इसे खोलने की पहल पूरी तरह शांतिपूर्ण है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि यह मंदिर भगवान शिव का हो सकता है। हिंदू संगठन के लोग नगर निगम और प्रशासन के इस मंदिर के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं ताकि इसे फिर से खोलकर साफ सफाई के बाद पूजा अर्चना शुरू की जा सके। मंदिर खुलवाने की मांग के बाद पुलिस और प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। आपको बताएं, दशाश्वमेध थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि यह मंदिर काफी समय से बंद है और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात है। स्थानीय लोगों से बातचीत की जा रही है ताकि मंदिर को खोलने को लेकर किसी प्रकार का विवाद ना हो। इसके साथ ही यह बताया जा रहा है कि मदनपुरा में मिले इस मंदिर का वर्णन स्कंद महापुराण के 4थे खंड काशी खंड में आता है। तो काशी खंड में काशी की महिमा, उसके आदि दैविक स्वरूप और प्राचीन मंदिरों का विस्तार से वर्णन है। इसमें 100 अध्याय और 11,000 से अधिक श्लोक हैं जो काशी के तत्कालीन भूगोल, परंपराओं, देवी देवताओं और मंदिरों की कहानियों पर प्रकाश डालते हैं। तो ये वाराणसी यूपी मंदिर जो छुपा था उसकी बात, जहां पर जिहाद की परछाई में दशकों का बंधन, अब वहां प्राचीन वंदन, बदली समय की धारा और मिल गया मंदिर हमारा। तो कितने ही ऐसे मंदिर जो हैं वो दबे हुए होंगे और उनको इतिहास में बाहर उनको लेकर आना है। सत्य की जीत होती है, सनातन की जीत होगी, ये हम भी आशा करते हैं। इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। इतिहास के हर पन्ने पर छिपाया गया है क्या सनातन? ये हमने आपसे पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, तो आपने जवाब क्या दिया? 97% लोगों ने कहा हां, इतिहास के हर पन्ने पर छिपाया गया है सनातन। 3% लोगों ने इनकार किया है। देश में शायद यूपी ही एक ऐसा राज्य है जहां मंदिरों के लिए सबसे ज्यादा केस लड़े जा रहे हैं। उसी में से एक जौनपुर का अटाला मंदिर है, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय जूनियर डिवीजन शहर ने दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख तय की है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कोई भी सर्वे करने का आदेश पारित नहीं हो सकता है, इसलिए उस संबंध में कोई भी आदेश न दिया जाए। वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता राम सिंह ने कहा जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वह नए मामले को लेकर है, न कि पुराने मामले को लेकर। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 2 मार्च 2025 की तारीख नियत की गई है। बता दें कि स्वराज वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने पीस कमेटी जामा मस्जिद के खिलाफ वाद दायर किया है। 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने अटाला देवी की मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनवाया था, जिसमें लोग पूजा कीर्तन यानी पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते थे। 13वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर पर आक्रमण किया और जौनपुर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने अटाला देवी मंदिर की भव्यता देखकर उसमें तोड़फोड़ कराई थी। हर जिहादी को अच्छे नहीं लगते मंदिर, और इसका भी वही हाल हुआ। हिंदू धर्मावलंबी के प्रबल विरोध के कारण पूरी तरह इसको तोड़ नहीं पाया और मंदिर के खंभों पर ही मस्जिद का आकार दे डाला, जो वर्तमान में अटाला मस्जिद है। यहाँ इस्लाम धर्म के लोग नमाज इत्यादि करते हैं। सनातन धर्म के व्यक्तियों का वहां प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। 1408 में शर्की शासक इब्राहिम शाह ने पुनः मंदिरों को मस्जिद का मुकम्मल आकार दिया। अटाला मस्जिद अटला देवी के मंदिर के रूप में था। तो ये तथ्य इतिहासकार अबुल फजल की रचना आईने अकबरी में मिलती है। और ये खबर आपको हम बता रहे हैं कि भाई कैसे आईने अकबरी में भी जिसका वर्णन मिलता है। तो क्या अब समय की धारा जो है
वो बदलेगी, ये एक बड़ा प्रश्न बनता है। अब चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई और विस्तार से आपको समझाया कि इतिहास के हर पन्ने पर छिपाया गया है सनातन। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से जो आ रही है। दिल्ली में तालिबानी अंदाज में हत्या की गई है। बड़ी खबर कुछ ही पलों में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होगी, जहां दिल्ली में तालिबानी अंदाज में हत्या की गई है और शास्त्री पार्क में हिंदू युवक की निर्मम हत्या की खबर सामने आई है। तो दिल्ली में तालिबानी स्टाइल में, तालिबानी अंदाज में हत्या की गई है। शास्त्री पार्क में हिंदू युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया है, नाखून उखाड़े गए हैं। हत्या का आरोपी जिहादी और साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो सुदर्शन न्यूज ने पीड़ित परिवार से बातचीत की और हिंदू पीड़ित परिवार ने अपनी जो कहानी बताई, उसने सुनाई है बर्बरता की कहानी और जिहादी को भी मिले बर्बर सजा, ये पीड़ित परिवार मांग करता है। तो सुदर्शन न्यूज के माध्यम से लगाई न्याय की गुहार। तो सुदर्शन न्यूज के माध्यम से न्याय की गुहार जो है वो परिवार लगा रहा है और इस खबर के बारे में और जानकारी आपको देंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता। वहां पर पहुंचे, उन्होंने परिवार से बात की, क्या कुछ खास है इसमें और क्या जानकारी है। एक पीड़ित परिवार की दास्तां आपको हमने सुनाई और कैसे एक निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई जिहादी के द्वारा। आरोपी जिहादी साथी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पीड़ित परिवार की दास्तां भी आपको सुननी चाहिए। हमारे वरिष्ठ संवाददाता सागर कुमार ने दिल्ली से ये रिपोर्ट भेजी और बातचीत की है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। दिल्ली के अंदर एक और हिंदू युवक ऋतिक वर्मा की चाकुओं से गोद कहीं नहीं बल्कि निर्मम तरीके से हत्या की गई है और हत्या इतनी निर्मम है कि हम बता भी नहीं सकते हैं। ये परिवार है, परिवार के अंदर तमाम जो लोग हैं, एक लौता बेटा था। शायद बात करने की क्या पूछते हैं, लेकिन क्या कुछ हुआ था बताएंगे थोड़ा सा। लड़का घर में सो रहा था, सुबह फोन करके बुलाया हमारे बच्चे को, घर में सो रहा हुआ था। इसने घर में बंद करके, हम लोगों को पता नहीं था, और इसने बंद करके मारा बच्चों को, बाहर के बंदे को बुला के। इतनी बुरी तरह से बच्चे को, हमारे को सांस तो देते थे, हम एक बार मौका तो देते बोलने को, ऐसा इन्हें बिल्कुल मौका नहीं दिया। इतनी बुरी तरह से बच्चे को मारा है। हमारा इकलौता बाप बीमार पड़ा है, खाट पे 3 साल हो गए, कोई कमाने वाला नहीं, कोई अंगली, कोई गिलास पानी देने वाला नहीं है। इसके किराए के मकान में पड़ रही, कैसे ये जिएगी अब। गंदी तरह से बच्चे को मारा। मतलब घर से बुलाकर ले गए थे? घर से बुलाकर हमेशा उसको बुलाते थे, खिलाते पिलाते थे, सब कुछ करते थे, कुछ भी बनाते थे, खिलाते पिलाते थे। पुराना रिश्ता था, बहुत पुराने से जानते हैं, आज से नहीं जानते। हमें क्या पता पेट में पूरा बुलाएंगे। इतनी बुरी तरह से ऐसा कर। मतलब अमजद जो है वो पुराना जानता था? अमजद नहीं जानता था, उसकी सास, उसकी वो लड़की बीवी, उसके ये सामने क्या नाम है? नाम पता चला कुछ? किसका? बीवी का? बीवी का नाम महजबीन है। सबसे कब से जानते हैं हम, तो छोटे पर से बच्चों के साथ से इतने बच्चे साथ में रहते थे, खेलते थे। उसकी माँ भी बुलाती थी, कुछ बनाती खिलाती थी। खाली उसके दामाद को शक था कि मतलब ये यहाँ क्यों आता है। अरे शक था तो बताता तो सही कि हाँ मतलब तुम्हारा लड़का यहाँ क्यों आ रहा है, मेरे को नहीं अच्छा लगता। एक बार मैंने तो कहता, 4 आदमी के सामने बोलते, 4 आदमी हम लोगों को कहाँ ले गए थे उसको? पीछे गली में ले गए थे, 2 नंबर सेंटर वाली गली में। पहले वहीं पर किराया पर वहीं पे ये लोग। कितने लोग थे मारने वाले? 4 या 5 जने थे। अंदर बंद कर रखा था उसको। पहले मेन गेट लगाया, फिर अंदर का कमरे का लगाया। मैं कहती गेट खोल, गेट नहीं खोल लेते। पर उसकी सास भी थी, माँ ऊपर से देख रही। उसकी सास भी थी, उसका ससुर भी था, सब वहाँ ऊपर खड़े थे। मतलब घर में बंधक बना के मारा? बंधक, किसी को गली में शोर भी नहीं, पता भी नहीं चला बिल्कुल। ये हम लोग तो किसी ने खबर दी तब छुच्चक लगा, जब गए हैंगे। हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता कब तक मिट्टी पड़ी रहती। हम लोगों को तो अस्पताल जाने का मौका भी न मिलता। इतनी बुरी तरह से वो करा है। लौंडे के साथ कपड़े उतार के मारा, नंगा करके मारा लौंडे, बहुत गंदी तरह से। तो साइड में मलबा भरा जाता कि आवाज ना आए, मलबा भरा जाता, ऐसे मौका देख के मारा कि किसी को आवाज भी ना आए। पहले सिर फाड़ा लौंडे का इतना गहरा कि बहुत ज्यादा आवाज ही न निकले। लौंडा ऐसे बुरी तरह तड़पा हुआ, किस तरीके पूरे नाखून ये नोच रखे, बिल्कुल नाखून, पता नहीं किससे कूट के मारा, सरियों से, काय से। पुलिस मदद कर रही है? कुछ नहीं कर रही मदद, पता नहीं क्या कर रही, क्या नहीं इस समय। और इकलौता बेटा, बाप भी किसी लाए नहीं है, बीमार पड़ा है। इकलौता बेटा है, 2 बच्चे शादी को बैठे हैं। आप क्या चाहते हो पुलिस से? तो
रहा था, कहते जैसे मेरे लड़के को मारा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए, मार देना चाहिए, जान से सजा नहीं मिलना चाहिए, जान से मारना चाहिए, जैसे जैसे मेरे बिल्कुल काट काट के मारना चाहिए उसको। होती थी उसके खून निकल रहा था, गड्ढा। देखिए कुछ है नहीं बताने के लिए। आप सोचिए ये देश की राजधानी दिल्ली है जहां पर तालिबानी अंदाज के अंदर ऋतिक वर्मा की हत्या की गई है। इस तरह की हम लगातार इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं। आखिरकार कब इस तरह की देश की राजधानी, ये देश की राजधानी दिल्ली है जहां पर एक माँ का जो रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि उसका एक लौता बेटा जिसके पिता भी आइस बेड पर हैं। उम्मीद करते हैं इस परिवार को न्याय मिलेगा और सुदर्शन न्यूज लगातार इस तरह का आपको दिखाता आ रहा है, लेकिन इस तरह के जो हत्या है वो देश की राजधानी के अंदर रुकने का नाम नहीं ले रही। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली करीबन 9 बजे सुबह कि ये ऋतिक वर्मा जेपीसी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है इंजर्ड में। तो इसकी हालत थोड़ी सी खराब थी और ब्रिज को जीटीबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। इसमें जो है शास्त्री पार्क एरिया में कल जो है ये जो हमारे जो अक्यूज्ड हैं मजद, ये पहुंचे अपने घर तो इन्होंने ऋतिक वर्मा को और अपनी वाइफ को एक साथ देखा तो उससे उनको काफी उनको गुस्सा लगा। इनसे पहले भी इनके कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उसके बाद ये मारपीट उन्होंने की है। इसमें उसके साथ 3 आदमी और थे मारपीट करने में और इसमें हमें मजद को और उसके एक साथी को अरेस्ट कर लिया है, बाकी 2 अभी अरेस्ट करने। नहीं, फाइनेंशियल इश्यूज नहीं, ये बेसिकली हस्बैंड जो है मजद, इसको शक था कि इनकी वाइफ जो है ऋतिक से कुछ रिलेशन में है। तो जैसे ही उसने कल देखा तो उसका जो है वो उसको गुस्सा हुआ होगा और इसके बाद ये घटना हुई। ये इसी का घर है जहां पे मजद का घर है। ये बाहर अपना शॉपिंग करने आया हुआ था बच्चों के साथ, तो वापस आया तो फिर अपने घर में ही ये किस्सा कहानी हुई है। मजद तो अपना एक थैला सिलने का काम करता है और ऋतिक जो है वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर में अब बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक की, जिसको लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब इस पर राजनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। आज जनमत में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन और क्यों है ये जरूरी, क्या है इसकी प्रक्रिया और आम जनता से लेकर देश की आर्थिक हालात पर क्या पड़ेगा इसका असर। तो ये क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, आपको हम बता देते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही साफ होता है, ये एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कहता है। भारत में अभी अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव, देश के लोकसभा चुनाव और निकाय व पंचायत चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है कि देश में विधानसभा, लोकसभा, पंचायत और निकाय चुनाव जो हैं वो एक साथ ही जो है वो हो जाएं। चलिए अब किसने दी है इसे लेकर रिपोर्ट, ये क्या है पहले वो भी आपको फिर से ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। आप किसने रिपोर्ट दी है वो भी अब जान लीजिए। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक पिछले काफी समय से सत्तारूढ़ बीजेपी के एजेंडे में है। इसे पूरा करने के मकसद से केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि एक साथ चुनाव कराने से चुनावी प्रक्रिया में बदलाव आ सकता है। अब इस कमेटी में कौन कौन था शामिल, ये तो किसने दी रिपोर्ट आपको बताई, अब इसमें कौन कौन शामिल है वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी कमेटी में आपको मैं बता दूं कि इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी शामिल थे। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पर कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितेन चंद्रा समिति में शामिल थे। अब कमेटी ने कैसे इस रिपोर्ट को तैयार किया है ये भी आपको जानना चाहिए। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले उन 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया की स्टडी की है जहां यह प्रक्रिया लागू है। इन 7 देशों में स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान शामिल हैं। अब कमेटी ने की थी ये 5 मुख्य सिफारिशें, वो भी आपको बता देते हैं। 7 देशों के बारे में बताएं और मुख्य सिफारिशों के बारे में भी आपको बता देते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें 5 मुख्य सिफारिशें भी शामिल थीं। ये इस प्रकार हैं। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली, किसी को बहुमत नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत 2 चरणों में चुनाव कराए जाएं। ये भी इसमें पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएं, जबकि दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर में लोकल बॉडीज यानी नगर निकाय चुनाव जो है वो कराए जाएं। तो ऐसा नहीं है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन है तो एक ही दिन में चुनाव हो जाएगा, 100 दिन के अंदर दूसरे चुनाव भी कराने होंगे। लंबी प्रक्रिया तो ये भी बन सकती है। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एक वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड जो है वो तैयार करे। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर अगर होगा तो आपको सुरक्षा के भी तमाम इंतजामों पर गौर करना पड़ेगा। आपको बता दें कि 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी, यानी कैबिनेट ने। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की वन नेशन वन इलेक्शन की सोच को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। बता दें कि संविधान संशोधन विधेयक पास करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत है और अब बहुमत के साथ इस बिल को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है, जबकि दूसरे विधेयक को सामान्य बहुमत से ही पास किया जा सकता है। केंद्र सरकार लंबे समय से यह दावा करती आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब प्रक्रिया क्या है ये भी आप जान लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना इतना आसान नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और इतना ये शॉर्ट भी नहीं है, कम समय का नहीं होता। ये मुद्दा पहले भी उठा है और संविधान में संशोधन के बाद ये संभव भी है। वहीं आपको बताऊं, इसके लिए जरूरी नहीं कि सभी विधानसभाओं को भंग ही करना पड़े। संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना चाहिए। लोकसभा में सरकार का बहुमत है और राज्यसभा में जीएसटी की तरह सरकार 2/3 बहुमत मैनेज करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन संविधान संशोधन के अलावा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में इसे पास भी होना चाहिए। अब सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करने के बाद जेपीसी के पास भेजने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के आनुपातिक आधार पर सदस्यों को शामिल किया जाएगा। जेपीसी सभी दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर बिल पर सुझाव लेगी। इसके बाद जेपीसी अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपेगी। जेपीसी से अप्रूव होने के बाद विधेयक संसद में लाया जाएगा। संसद के दोनों सदनों से विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति जी के साइन के बाद यह बिल कानून बन जाएगा, यानी लॉ बन जाएगा, बिल से एक्ट बन जाएगा, ये लागू हो जाएगा। इसके कानून बनने के बाद देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। अब सरकार के सामने मुश्किलें क्या हैं? प्रक्रिया तो आपको हमने समझाई, अब मुश्किलें भी जान लीजिए। इसको राज्यों की विधानसभाओं में भी पास कराना होगा। ऐसा नहीं कि लोकसभा राज्यसभा में पास कराया और बात हो गई, जिसके लिए कम से कम 14 राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी और यह मुश्किल नहीं है। बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की 12 राज्यों में सरकारें हैं, 2-3 राज्य तो आने को तैयार हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए तो कोई फर्क नहीं होगा, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव होते हैं। सबसे बड़ी समस्या राज्यसभा में हो सकती है। अगर कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं करती तो राज्यसभा में इसको पास कराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी इस विधेयक को गिराकर चुनाव में जाना मुश्किल होगा। सवाल यह भी है कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाने पर सहमति बनती है तो बड़े पैमाने पर संसाधन तैनात करने की चुनौती कैसे पूरी होगी? एक साथ एक समय पर ही सभी जगह चुनाव कराने के लिए अधिक ईवीएम और वीवीपैट मशीनें चाहिए होंगी। देश में कई हिस्से बहुत ही संवेदनशील हैं, जहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत होगी और आगे बढ़ने से पहले सरकार को इन सवालों के जवाब भी तलाशने होंगे। अब एक देश एक चुनाव से होगा क्या चुनाव सुधार, ये भी है। देखिए, मुश्किलें मैंने आपको समझाई, लेकिन अब क्या सुधार जो है वो भी आपको देखना होगा।
बात हमने आपको बताई, लेकिन एक देश एक चुनाव से क्या चुनाव में सुधार होगा, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुए थे। ऐसा नहीं है पहली बार होगा, अगर ये बिल पास हो जाता है, लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। 51 से 67 तक एक साथ चुनाव हुए थे। उस वक्त लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। 1999 में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि हर 5 साल में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। 2015 में संसदीय समिति की 79वीं रिपोर्ट, उसमें क्या था, इस रिपोर्ट में चुनाव एक साथ कराने के लिए इसे 2 चरणों में करने का तरीका बताया गया था। रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति, अब इसमें क्या है, इस समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित कई लोगों से चर्चा और सुझाव लिए। अब चुनावों पर व्यापक समर्थन की बात भी आपको बताएं। बातचीत और फीडबैक से यह पता चला कि देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर काफी समर्थन है, लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, लोग चाहते हैं ऐसा हो। अब देश में कब कब हुए हैं एक साथ चुनाव, इसकी भी इतिहास के बारे में यानी हिस्ट्री के बारे में आप जान लीजिए। आजादी के बाद भारत में पहली बार 1951 से 52 में आम चुनाव हुए थे। उस वक्त लोकसभा चुनाव के साथ साथ 22 राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी कराए गए थे। ये पूरी प्रक्रिया करीब 6 महीने तक चली। पहले आम चुनाव में लगभग 489 लोकसभा सीटों के लिए 17 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला था, जबकि आज भारत में वोटरों की संख्या लगभग 100 करोड़ हो चुकी है। 1957, 62 और 67 के चुनावों में भी लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। हालांकि उस दौरान भी कुछ राज्यों में अलग से चुनाव कराए गए थे, जैसा कि 1955 यानी 1955 में आंध्र राष्ट्रम, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। 1960, 1965 में केरल और 1961 में ओडिशा में विधानसभा चुनाव अलग से हुए थे। 1967 के बाद कुछ राज्यों की विधानसभाएं जल्दी भंग हो गई और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके अलावा 1972 में लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए गए, जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनावों का चक्र अलग हो गया। 1983 में भारतीय चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार को दिया था। हालांकि यह प्रस्ताव तब लागू नहीं हो सका। अब एक साथ चुनाव से किसे फायदा होगा, यह भी जान लीजिए। चुनावों में ब्लैक मनी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इसमें काफी कमी आएगी। चुनाव खर्च का बोझ कम होगा और समय कम जाएगा और पार्टियों को, उम्मीदवारों पर खर्च का दबाव वो भी कम होगा। पार्टियों पर सबसे बड़ा बोझ इलेक्शन फंड का होता है, ऐसे में छोटी पार्टियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।